Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about UNSC resolution against Iran, which has been co-sponsored by India. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए यूनाइटेड नेशंस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बनाई गई 1945 में विद द गोल ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यानी कि 6 अलग अलग बॉडीज मिल करके यूनाइटेड नेशंस कही जाती हैं। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। उसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही लक्ष्य है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो मतलब जिस मकसद से यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है उस मकसद को पूरा करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको इम्पॉर्टेंट बोलते हैं इन अ सेंस कि यहाँ पे सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का सिग्निफिकेंस ये है कि जो मुख्य लक्ष्य है यूनाइटेड नेशंस का, दैट इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, वो यही बॉडी इंश्योर कराती है और इसमें सिर्फ 15 देशों को ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है किसी भी समय। तो आई होप यू आर हैविंग क्लैरिटी। बाकी के जो और प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आगे भी करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सेगमेंट हमारा शुरू हो रहा है कल से, उसमें मैं रिवाइज करा दूंगा, सो नो नीड टू वरी। बट जनरल असेंबली आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल सेंस में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है बिकॉज ऑल द 193 member countries have got representation, but practically United Nations Security Council is most important. Reason being, it plays the most important role of United Nations, that is to maintain international peace and security. And that is why sometimes it is said that UN is UNSC, UNSC is UN, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम यूनाइटेड नेशंस का तो यही प्ले कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के अलावा कुछ और भी बॉडीज हैं जो यूनाइटेड नेशन से जोड़ करके देखी जाती हैं। उनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जैसे ILO, यूनेस्को, WHO, etc. These specialized agencies of United Nations, these bodies are not directly part of United Nations, yet these institutions work in coordination with United Nations to attain some specific goals with respect to global peace, harmony, security, prosperity, etc. कमिंग बैक टू दिस यूएनएससी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो यूएनएससी से रिलेटेड है, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यूएनएससी की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी वक्त उसमें 15 मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं 193, उसमें से 15 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ होता है यूएनएससी में। उन 15 में से 5 कंट्रीज को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। जबकि बाकी के जो 10 कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह रहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उनको 2 साल के लिए चुन करके भेजा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। करेंटली जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो हैं बहरीन, कोलंबिया, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेनमार्क, ग्रीस, लाटविया, लाइबेरिया, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। तो एक बार ये नाम ध्यान से देख लीजिएगा प्लेन्स पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कि आपसे पूछ ले करंट मेंबर्स कौन है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि भारत अभी करंट मेंबर है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया इज करेंटली नॉट अ मेंबर। भारत की मेंबरशिप 2025 में खत्म हो गई थी, अब मुझे लगता है 2024 में ही खत्म हो गई थी। आई विल हैव टू क्रॉस चेक इट वंस। तो होता क्या है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको 2 साल के टर्म के लिए चुन करके भेजा जाता है। हर साल 5 नए मेंबर्स चुने जाते हैं, जैसे बहरीन, कोलंबिया, DRC,
ये सब, लाटविया, लाइबेरिया, ये सब 2027 में इनकी मेंबरशिप खत्म होगी। जबकि डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इनकी 2026 के दिसंबर में ही मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, इसी साल। तो इस साल के एंड में फिर से 5 नए देश चुन करके भेजे जाएंगे, फिर अगले साल 5 नए देश चुन करके भेजे जाएंगे। तो 5-5 नए-नए देश हर साल चुन करके भेजे जाते हैं एज नॉन परमानेंट मेंबर। इस तरीके से रोटेशन बेसिस पे 2-2 साल का टर्म मिलता रहता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को एट यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी फैसला वोटिंग के बेसिस पे लिया जाता है। वोटिंग एक रेजोल्यूशन के ऊपर होती है, पहले एक प्रस्ताव रखा जाता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है। उस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए 15 में से 9 कंट्रीज का सपोर्ट मिलना जरूरी है। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो कि इन 5 देशों को, परमानेंट मेंबर्स को, वीटो पावर मिला हुआ है यूएनएससी के अंदर। यानी कि इनमें से किसी ने भी किसी भी रेजोल्यूशन को अपोज कर दिया तो वो रेजोल्यूशन फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। इस वीटो पावर का अक्सर ये लोग मिसयूज करते हैं। दे हैव रिस्ट्रिक्टेड या डिग्रेडेड इन अ सेंस वी कैन से यूएनएससी टू अ प्राइवेट क्लब। ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द रीजन वाई इंडिया एंड कंट्रीज लाइक इंडिया, लाइक जर्मनी, ब्राजील, they have been repeatedly demanding for reforms in UNSC to make it more democratic and responsible. Moving forward, UNSC का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब करंट न्यूज पे आते हैं। रिसेंटली अ रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड टू यूएनएससी बाय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज। तो जीसीसी के जो 6 कंट्रीज हैं उन्होंने एक रिजोल्यूशन बना करके दिया है यूएनएससी को। देखिए, जीसीसी को सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी में नहीं मिला है, बट होता क्या है कि जो जनरल असेंबली के मेंबर कंट्रीज हैं वो रिजोल्यूशन बना करके दे सकते हैं यूएनएससी को। अब यूएनएससी के ऊपर है कि उस वो रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, और अगर एक्सेप्ट करे तो वोटिंग करके उसको पास करे या ना करे। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर बहरीन को तो अभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबरशिप भी मिला हुआ है। जीसीसी के जो 6 मेंबर्स हैं उन्होंने एक रिजोल्यूशन तैयार किया जिसमें उन्होंने ईरान का जो रिसेंट अटैक है ओवर जीसीसी कंट्रीज उसको कंडेम किया है। साथ ही साथ इस रेजोल्यूशन में डिमांड किया गया है कि देयर शुड बी इमीडिएट सेसेशन ऑफ द अटैक बाय ईरान ऑन जीसीसी कंट्रीज। इस रेजोल्यूशन को दुनिया के 134 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया। जो मेंबर कंट्रीज हैं जनरल असेंबली के उन्होंने सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन को, उसमें भारत भी है। इंडिया ऑल्सो हैज को स्पॉन्सर्ड दिस रेजोल्यूशन स्टार्टेड बाय ईरान, एंड नाउ दिस रेजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय यूएनएससी। और यूएनएससी में इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई और उस वोटिंग में 13 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया, बस 2 देश रसिया और चाइना ने एब्सटेन किया। नेचुरल सी बात है कि ईरान का क्रिटिसिज्म रसिया और चाइना नहीं होने देना चाहेंगे। जो ईरान की करंट इस्लामिक रेजीम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं रसिया और चाइना। वो लोग इसको चाहते तो वीटो भी कर सकते थे, लेकिन उनको पता है कि इस रिजोल्यूशन का कोई खास महत्व है नहीं, तो फिर इसको वीटो करके अनड्यूली दुनिया के सामने विलेन क्यों बनना, ऐसा क्यों दिखाना कि हम लोग वॉर को फेवर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम, इन ऑर्डर टू शो implicit support to the current regime of Iran, Russia and China have abstained. प्रॉब्लम ये है कि भारत ने, या प्रॉब्लम कह लीजिए या फैक्ट कह लीजिए, फैक्ट ये है कि भारत ने इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। तो अब भारत का स्टैंड कहीं ना कहीं प्रो इजराइल एंड प्रो यूएस की तरह देखा गया। भारत को इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया कि आप ईरान के अगेंस्ट जो रिजोल्यूशन उसको को स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं। उस पर भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सीधा सीधा जवाब दिया कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ साइड हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के साथ या फिर ईरान के साथ, ऐसा नहीं है। वी जस्ट वांट दिस कन्फ्लिक्ट टू एंड एंड दैट इज व्हाई वी हैव सपोर्टेड दिस रेजोल्यूशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अपोजिशन पार्टीज रिसेंटली अब एक इम्पीचमेंट मोशन लाने की बातचीत कर रहे हैं अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी। उनके अगेंस्ट एलिगेशन है कि वो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है अभी रिसेंटली इलेक्टोरल रोल्स का कई सारे स्टेट्स में, वहाँ पे वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट को फेवर कर रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन लगाया अपोजिशन पार्टी ने। कुछ पॉलिटिकल पार्टी मतलब
ऑपोजिशन पार्टीज ने एलिगेशन लगाया है तो एलिगेशन तो यही होगा कि रूलिंग पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहता है ऑपोजिशन। उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहे हैं वाइल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। अच्छा, इसी तरीके का एलिगेशन ऑपोजिशन पार्टीज ने लगाया था लोकसभा के स्पीकर के अगेंस्ट। उनको भी रिमूव करने के लिए एक मोशन लाया गया, बट दैट मोशन वाज डिफीटेड। ये भी मोशन डिफीट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली कोई बहुत सिग्निफिकेंस है नहीं इस मोशन का, बट इस तरीके के मोशंस लाए जाते हैं जस्ट टू एक्सप्रेस डिसप्लेजर या सेंसर या क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 कहता है कि द सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कमिश्नर्स shall be determined by the president subject to any law। तो इलेक्शन कमीशन के जो अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनका सर्विस कंडीशन कैसा होगा वो प्रेसिडेंट तय करेंगे, बट दैट विल बी इन लाइन विथ अ लॉ। अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट उसी लॉ के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स को, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 में रिमूवल की भी बात की गई है। संविधान कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए किया जाता है, लेकिन बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए वो प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा। बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिमसेल्फ। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि वैसे तो रिमूवल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज के रिमूवल के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल कर देते हैं इम्पीचमेंट, बट impeachment word has been officially used for removal of president only in the constitution under article 61। संविधान में impeachment शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, बाकी किसी के रिमूवल के लिए impeachment वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे या सर्विस कंडीशन जो है सब कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का प्रेसिडेंट के हिसाब से तय होगा, बट सब्जेक्ट टू एनी लॉ। उस डायरेक्शन में अगर कोई कानून होगा तो प्रेसिडेंट उस कानून के हिसाब से अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन तय करेंगे। तो हमारी सरकार ने बहुत लेट जाकर के, बहुत बाद में, संविधान हमारा 1950 में आया, बट 2023 में जाकर के इस डायरेक्शन में एक कानून बनाया जिसमें इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सर्विस कंडीशन, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स एंड रिमूवल, इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। उस कानून का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस कानून में अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर्स हैं, सर्विस कंडीशंस हैं, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हाउ द पोजीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुड बी वैकेटेड। तो दिस लॉ प्रोवाइड्स फॉर रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोसेस या इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड वैसे ऑफिशियली सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, बट इन जनरल हम लोग बोल देते हैं। तो इस कानून में रिमूवल प्रोसेस की बात की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। रिमूवल प्रोसेस जो इस कानून में बताया गया है, इट इज इन लाइन विथ व्हाट हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में क्या कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल प्रोसेस ले डाउन किया गया है इस कानून में, वो संविधान की बातों को ही ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर उससे इनकंसिस्टेंट किया जाता तो फिर यह कानून को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती। तो संविधान में जो प्रोसेस बताया गया है उसी डायरेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस इस कानून में मेंशन किया गया है। तो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी ग्राउंड पर रिमूव हो सकते हैं
अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसी ग्राउंड पे रिमूव हो सकते हैं एज पर दिस एक्ट या एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के हिसाब से। अच्छा, रिमूवल का प्रोसेस अगर डिटेल में देखा जाए, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पुलिस पर्सपेक्टिव से, ध्यान से पढ़िएगा। तो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी में रिमूवल प्रोसेस के लिए एक मोशन शुरुआत की जाएगी, बट उस मोशन को अगर लोकसभा में शुरू किया जा रहा है तो इट मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स, राज्यसभा में शुरू किया जा रहा है तो मस्ट बी साइंड बाय 50 मेंबर्स। देन द साइंड मोशन हैज टू बी सबमिटेड टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि लोकसभा में स्पीकर को, राज्यसभा में चेयरमैन को। द स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट और रिफ्यूज द मोशन, लेकिन अगर एडमिट कर लेते हैं वो मोशन को तो फिर एक 3 मेंबर की कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे एंड एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। इन 3 मेंबर की कमिटी का काम होगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे, वो देखे कि सच में प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या नहीं, या इनकैपेसिटी है या नहीं। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी गिवन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज साइड, डिफेंड हिमसेल्फ। कमिटी जब अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेगी उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट में अगर ये लिखा गया है कि यस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर या प्रूवन इनकैपेसिटी, तो फिर वो रिपोर्ट के बेसिस पे रिमूवल मोशन के ऊपर वोटिंग होगी। तो जिस भी हाउस में ये रिमूवल मोशन की शुरुआत हुई थी, मान लीजिए लोकसभा में हुई थी, तो लोकसभा के स्पीकर चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। 100 मेंबर्स ने साइन करके दिया, वो एक्सेप्ट भी करेंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद एक कमिटी बनाई जाएगी। वो कमिटी ने अगर रिपोर्ट में लिख दिया कि हाँ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, तो फिर लोकसभा के अंदर उस मोशन पे वोटिंग होगी। द मोशन कैन बी पास्ड ओनली विथ स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप of the house and majority of not less than 2/3 of present and voting। एक बार लोकसभा से पास हो गया तो फिर इस मामले को राज्यसभा में ले जाया जाएगा। राज्यसभा में भी अगेन द मोशन हैज टू बी पास्ड विथ स्पेशल मेजॉरिटी। एक ही सेशन के अंदर द मोशन हैज टू बी पास ड्यूरिंग द सेम सेशन इन फ्रॉम बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर दोनों हाउसेज से सेम सेशन में ये मोशन पास हो जाता है, देन दैट मोशन विल बी कंसीडर्ड टू बी पास्ड ओवरऑल एंड देन प्रेसिडेंट के ऑर्डर के हिसाब से द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी रिमूव्ड। वो बात अलग है कि इतना मोशन ये पास हो ही नहीं पाएगा, हो सकता है लोकसभा के स्पीकर ही रिजेक्ट कर दें एक्सेप्ट करने से। एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो भी मोशन पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, अपोजिशन के पास मेजॉरिटी नहीं है, इसीलिए तो वो अपोजिशन में है। तो ये सब मोशन पास नहीं होते हैं। लोकसभा के स्पीकर के अगेंस्ट भी मोशन डिफीट हो गया, बट एक क्रिटिसिज्म का एक तरीका है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करता है नीति आयोग। पिछले साल से नीति आयोग ने यह फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करना शुरू किया है। इस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के जो 28 स्टेट्स हैं, 18 मेजर इंडियन स्टेट्स प्लस 10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, इन स्टेट्स का फिस्कल परफॉर्मेंस कैसा, यानी कि यहाँ की सरकारें कितना बढ़िया से अपना बजट मैनेज कर रही हैं, उसके बेसिस पे इन स्टेट्स को स्कोर दिया जाता है, रैंकिंग दी जाती है। 5 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे स्टेट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, किस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, पैसा रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैक्स नॉन टैक्स सोर्सेज, कितना इफेक्टिव तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस इज बेसिकली ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट कितना है, इसमें देखा जाता है। 3% है, 3.5 है, 4 है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना, ये सब फिस्कल प्रूडेंस पे देखा जाता है। डेट इंडेक्स देखा जाता है, चौथा क्राइटेरिया। डेट इंडेक्स में देखा जाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना जा रहा है, रेवेन्यू रिसीट कितना है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो एट द स्टेट लेवल कितना है। एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, डेट सस्टेनेबिलिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस कि जिस हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी का स्टेट लेवल पे ग्रोथ हो रहा है, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी माइनस ग्रोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब डेट सस्टेनेबिलिटी है। जिस हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जिस हिसाब से साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रही है, उन दोनों के बीच के अंतर को कहा जाता है डेट
सस्टेनेबिलिटी। तो मान लीजिए कि जीडीपी बढ़ रही है 10% के हिसाब से, जीडीपी थी 10 लाख करोड़, बढ़कर के हो गई 11 लाख करोड़, जबकि इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है 5% के हिसाब से, तो उस केस में माना जाएगा कि डेट सस्टेनेबिलिटी अच्छी है। तो ये 5 मेजर इंडाइसेस हैं, उनके बेसिस पे ये बाकी सब इंडाइसेस हैं, इनका ये 5 मेजर इंडाइसेस के बेसिस पे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश करता है नीति आयोग, और वो स्टेट्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। अगर ये इंडाइसेस में अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो उनको अचीवर कैटेगरी में रखा जाएगा, नहीं तो फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स। अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, खराब होगा इनफैक्ट, तो फिर उनको एस्पिरेशनल कैटेगरी में डाला जाएगा। अब ये जो 18 मेजर स्टेट्स हैं एंड 10 हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दोनों का अलग अलग इवैल्यूएशन किया गया है नीति आयोग के इस करंट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। दिस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इज द सेकंड एनुअल एडिशन। लास्ट ईयर जब फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश हुआ था तो बस 18 मेजर स्टेट्स के लिए पब्लिश हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नहीं हुआ था। इस साल 18 मेजर स्टेट्स के लिए भी हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी हुआ है। अगर मेजर स्टेट्स की बात करें तो उनमें स्टेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल। अचीवर कैटेगरी में बस 3 स्टेट्स आए हैं, उड़ीसा, झारखंड एंड गोवा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर बात करें तो इनमें स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अचीवर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स में अचीवर कैटेगरी में बस 2 स्टेट्स आए हैं, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। असम की बात करें तो परफॉर्मर कैटेगरी में है। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में एस्पिरेशनल कैटेगरी में है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। मतलब उतना अच्छा यहाँ का फिस्कल मैनेजमेंट नहीं है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान देने वाली बातें ही ये मेजर सब इंडाइसेस ये हैं क्या, डेट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, डेट इंडेक्स क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेशियो विथ रेवेन्यू रिसीट, ये सब बातें ध्यान रखना। डेट इंडाइसेस में डेट टू जीडीपी रेशियो भी आता है, ओवरऑल लाइबिलिटी। क्लास में मैंने जो बताया ना, डेट टू जीडीपी रेशियो, स्टेट लेवल पे डेट टू जीडीपी रेशियो, ऑल दीज थिंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ डेट इंडेक्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल की मदद से हम लोग सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कि हाउ नेचुरल फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, नेचुरल फार्मिंग जो फार्मिंग टेक्निक है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इन सब को अवॉइड किया जाता है, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रादर नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ें अवेलेबल हैं, लोकली अवेलेबल मटेरियल हैं, जैसे कि काऊ डंग, यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर, वाटर, इन सब का इस्तेमाल करके हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं और फिर उससे खेती की जाती है। ऐसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कहा जाता है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है मल्चिंग। मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं कि खेतों को हम लोग इस तरीके के नेचुरल प्रोसेसेस या नेचुरल प्रोडक्ट से कवर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह के सूखे पत्ते हैं, स्ट्रॉ हैं, इन सब की मदद से, सूखे पत्ते और स्ट्रॉ की मदद से हम अपने एग्रीकल्चरल लैंड्स को ऐसे कवर कर देते हैं। इसको कहा जाता है मल्चिंग। कवर करने से फायदा क्या होता है कि सॉइल अपना मॉइस्चर लूज नहीं करता है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन या हीटिंग। तो जब सॉइल को हम कवर कर देते हैं विथ ड्राई लीव्स एंड स्ट्रॉ, तो उससे मॉइस्चर बनी रहती है। इससे मॉइस्चर बने रहने से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है नेचुरल फार्मिंग में, जिसको कहा जाता है मल्चिंग। तो नेचुरल फार्मिंग से ओवरऑल जहाँ पे हम लोग नेचुरली लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर हेल्दी। अब नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी अंतर होता है, थोड़ा यहाँ क्विकली समझ लीजिए। 3-4 महीने पहले मैंने बताया था, आज फिर रिवाइज करा देता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, बाजार से खरीदे हुए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट वो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मार्केट इनपुट्स आर टेकन, मार्केट से बायो फर्टिलाइजर्स खरीद करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को आप बताना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में बाजार से कुछ खास इनपुट नहीं लिया जाता। कॉस्ट वाइज नेचुरल फार्मिंग को कहा जाता है जीरो कॉस्ट फार्मिंग। लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स, नेचुरली अवेलेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और नेचुरल फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स के लिए अलग से कोई
ऐसा सर्टिफिकेशन भी नहीं है जिस पे उसको सर्टिफाई किया जाए कि इट इज़ ए नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट। नेचुरल फार्मिंग में नो एक्सटर्नल इनपुट, सर्टिफिकेशन भी नहीं होता। नेचुरल फार्मिंग को जीरो कॉस्ट या लो कॉस्ट फार्मिंग कहा जाता है। नेचुरल फार्मिंग इज फुल्ली सेल्फ रिलायंट, इसमें मार्केट से तो कुछ खरीद नहीं रहे हैं। अब भारत में एक ओवरऑल मिशन चला रही है भारत सरकार, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस मिशन के अंतर्गत दो योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना, दिस इज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड इसी मिशन के अंदर है नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग विच इज टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। एक ही मिशन के अंदर दो अलग अलग स्कीम्स हैं विथ डिफरेंट गोल्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल फार्मिंग, तो मैंने यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इजीली विद हेल्प ऑफ द डिस्कशन सो फार। यूथनेसिया से संबंधित जो प्रश्न था, सो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पैसिव यूथनेसिया इज लीगली परमिटेड इन इंडिया एज पर सुप्रीम कोर्ट, बट एक्टिव यूथनेसिया इज नॉट लीगली परमिटेड इन इंडिया, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्रेस नोट 3 से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट ही सही है। यहाँ पे अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो 5 सेस्मिक जोन वाला फ्रेमवर्क है ये ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं हुआ, इसको विड्रॉ कर लिया गया है। द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ड्यूरिंग पॉलिनेशन साइकड्स कोन्स जनरेट strong heat, not fragrances. So second statement is wrong, and that is why correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.